वेलकम टू स्टडी अड्डा 2.0। लास्ट वीडियो में हमने पेसा एक्ट को पढ़ा था और इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में जो पेसा एक्ट के संबंधित जो एक्ट बनाया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा एक कंप्लीट वीडियो होगा, वन शॉट वीडियो है। इसको देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश ने 15 नवंबर 2022 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर अपने पेशा नियमों को अधिसूचित किया। इस दिन मध्य प्रदेश के शहडोल में आयोजित राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार कानून, जिसे पेशा कानून कहा जाता है, की पहली प्रति की नियमावली भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। प्रदेश के 20 जिलों 21वां है पांढुर्णा के 89 विकास खंडों की 5,133 पंचायतों के 11,596 ग्रामों में लागू हुआ। मध्य प्रदेश पंचायत राज व ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 129 क से 129 च से पठित धारा 95 की उपधारा 1 द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाए, जो मध्य प्रदेश राजपत्र में 22 सितंबर 2022 को पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है। इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 सितंबर 2022। नियम में कुल 14 अध्याय और 33 धाराएं हैं। कुल 14 अध्याय हैं और 33 धाराएं हैं। अध्याय 1, हम हर अध्याय को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अध्याय 1, इसमें धारा 1 और धारा 2 आती है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया गया है। इसका संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 कहा जाएगा। इसका प्रभाव क्षेत्र मध्य प्रदेश के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा। प्रवर्तन तिथि मध्य प्रदेश राज्यपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा। परिभाषाएं, इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो। अधिनियम से विपरीत है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996। ग्राम सभा से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय जिसके नाम ग्राम स्तर पर या उसके ऐसे भाग में जिसके लिए उसका गठन किया गया है पंचायत क्षेत्र से संबंधित निर्वाचन नामावली में आएगा। गौड़ उपज से अभिप्राय है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी या वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 2(6) के अधीन परिभाषित गौड़ वन उपज। पंच से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत का पंच। अध्यक्ष से आशय है ग्राम सभा के सम्मेलन का अध्यक्ष। सरपंच ग्राम पंचायत का सरपंच। अनुसूचित क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में जो अनुसूचित क्षेत्र बताए गए हैं वही अनुसूचित क्षेत्र। लघु जनसंभर गांव की सीमा के भीतर पड़ने वाले प्राकृतिक व मानव निर्मित जल निकाय, जलीय संरचना, तटीय क्षेत्र, तालाब, झील, पोखर, डबरी, अन्य किसी नाम से जाने वाली संरचनाएं जिनका जल भराव क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर अथवा सिंचाई क्षमता 40 हेक्टेयर तक हो। ग्राम से विपरीत है किसी अनुसूचित क्षेत्र में कोई ऐसा ग्राम जो साधारणतया आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा ग्राम या छोटे ग्रामों के समूह से मिलकर बना हो, जिसमें एक समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंधन करता है। इसके साथ ही जिन शब्दों को इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है उसका वही अर्थ होगा जो संबंधित अधिनियम और नियमों में निर्दिष्ट है। अध्याय 2 में ग्राम सभा और पंचायती राज संस्थाएं हैं। इसमें धारा 3 से धारा 13 तक वर्णन किया गया है। धारा 3 है ग्राम सभा का गठन। इसमें सामान्य प्रावधान है। साधारण रूप से प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम सभा होगी, जैसा कि नियम 2(1) ख में परिभाषित किया गया है। अपवाद, यदि ग्राम के किसी भाग के मतदाता चाहें तो निम्नलिखित आधारों पर एक से अधिक ग्राम सभा गठित कर सकते हैं। पहला, कोई ग्राम या ग्रामों का समूह। खेड़ा या खेड़ों का समूह जिसमें फलिया, मजरा, टोला, पारा आदि शामिल हैं। आवास या आवासों का समूह। पृथक ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया, यदि अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाता किसी फलिया, टोला या खेड़ा के लिए अलग ग्राम सभा गठित करना चाहते हैं तो वो उपखंड अधिकारी राजस्व को प्रस्ताव भेज सकते हैं।
इस आवेदन में निम्नलिखित शामिल होंगे। पहला, संबंधित क्षेत्र के 50% से अधिक मतदाताओं के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान। दूसरा, फलिया, टोला या गांव की पारंपरिक सीमाएं दर्शाने वाला हाथ से बना नक्शा जिसमें राजस्व, वन व अन्य भूमि वर्गों का समावेश होगा। ग्राम सभा के गठन हेतु प्रस्ताव की प्रक्रिया। यदि किसी ग्राम, खेड़ा, फलिया, मजरा, पारा या टोले के 50% से अधिक मतदाता नई ग्राम सभा के गठन की इच्छा रखते हैं तो वे प्रस्ताव पारित कर उपखंड अधिकारी राजस्व को भेज सकते हैं। ग्राम पंचायत सचिव इस प्रस्ताव की एक प्रति कलेक्टर को भी भेजेगा। दूसरा पॉइंट है, ग्राम पंचायत को 1 माह के भीतर यह प्रस्ताव उपखंड अधिकारी को भेजना अनिवार्य होगा। यदि ग्राम पंचायत प्रस्ताव निर्धारित समय में नहीं भेजती तो खेड़ा फलिया के मतदाताओं का सम्मेलन अध्यक्ष या सचिव स्वयं यह प्रस्ताव सीधे उपखंड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। ग है, आवेदन प्राप्त होने के 1 माह के भीतर उपखंड अधिकारी ग्राम सभा के गठन की सार्वजनिक सूचना जारी करेगा। हितवत पक्ष 1 माह की अवधि के भीतर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सूचना निम्नलिखित स्थानों पर चिपकाई जाएगी और समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। सूचनाएं शासकीय पाठशाला, यात्री प्रतीक्षालय, सामुदायिक भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, अन्य शासकीय भवन में चिपकाई जाएंगी। है, उपखंड अधिकारी राजस्व को प्रस्ताव पर 3 माह के भीतर निर्णय लेना होगा। अधिकारी स्वयं या प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव का सत्यापन करेगा जिसमें शामिल होगा। पहला, मतदाताओं की वास्तविक उपस्थिति और प्रस्ताव में दर्शाई गई सीमाओं का भौतिक परीक्षण। सीमाओं को सरकारी रिकॉर्ड, भूमि सर्वेक्षण क्रमांक आदि से मिलान करना। यदि किसी अपरिहार्य कारण से यह प्रक्रिया 3 माह में पूरी नहीं हो पाती तो उपखंड अधिकारी कारण बताते हुए कलेक्टर को रिपोर्ट देगा। कलेक्टर उचित समाधान के बाद अधिकतम 1 माह का अतिरिक्त समय दे सकता है। निर्धारित समय प्राप्ति होने के बाद उपखंड अधिकारी प्रारूप 2 में ग्राम सभा के गठन की अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना को निम्नलिखित स्थानों पर प्रकाशित किया जाएगा। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के सूचना पटल, संबंधित क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक स्थान, समाचार पत्र, डोंडी पिटवाकर प्रचार। नई ग्राम सभाएं प्रारूप 2 के अनुसार अधिसूचित की जाएंगी और वे अगले माह की पहली तारीख से अस्तित्व में आएंगी। प्रत्येक अधिसूचित गांव में एक ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा के अधिकार और कार्यप्रणाली। प्रत्येक ग्राम सभा स्वशासी निगमित निकाय होगी जिसकी एक सामान्य पद मुद्रा होगी। प्रत्येक ग्राम सभा का कार्यालय उसी ग्राम सभा क्षेत्र में होगा। प्राथमिकता से शासकीय भवन का उपयोग होना। यदि शासकीय भवन उपलब्ध नहीं है तो ग्राम सभा के किसी नागरिक के घर में कार्यालय स्थापित किया जा सकता है लेकिन किराया नहीं दिया जाएगा। ग्राम सभा की कार्यवाही और अन्य सभी अभिलेख ग्राम सभा कार्यालय में संधारित किए जाएंगे। इन अभिलेखों की एक प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में भी रखी जा सकती है। राज्य सरकार 1 वर्ष तक विशेष जन संवाद अभियान चलाएगी जिससे ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया को प्रत्येक फलिया और टोले तक पहुंचाया जा सके। धारा 4, ग्राम सभा का अध्यक्ष। पहला पॉइंट है, प्रत्येक ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए एक अध्यक्ष होगा। ग्राम सभा की अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो ग्राम पंचायत का सरपंच, उप सरपंच या पंच न हो। अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से किया जाएगा। यदि सर्वसम्मति नहीं बनती तो ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुनाव होगा। ग्राम सभा के अध्यक्ष का कार्यकाल अगली ग्राम सभा की तिथि तक रहेगा। कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक बार अध्यक्ष निर्वाचित हो सकता है लेकिन पंचायत के पूरे कार्यकाल के दौरान यह अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक ही सीमित होगी। धारा 5, ग्राम सभा का सचिव। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम पंचायत क्षेत्र की सभी ग्राम सभाओं का पदेन सचिव होगा। ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख संधारण ग्राम पंचायत के सचिव की जिम्मेदारी होगी। यदि ग्राम पंचायत का सचिव उपस्थित नहीं हो सकता तो ग्राम सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित किसी भी शासकीय अर्धशासकीय कर्मचारी को सचिव का दायित्व सौंप सकता है, जैसे कि शिक्षक को या फिर पटवारी को, ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पेशा मोबिलाइजर। यदि उपरोक्त शासकीय अर्धशासकीय कर्मचारी भी उपलब्ध नहीं है तो ग्राम सभा का अध्यक्ष ग्राम के किसी भी शिक्षित मतदाता को सचिव का दायित्व सौंपा जा सकता है। ग्राम सभा के सम्मेलन की तारीख, समय तथा स्थान। ग्राम सभा का सम्मेलन ग्राम में ही किसी सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किया जाएगा।
जहां सभी सदस्य बिना किसी रुकावट के उपस्थित हो सकें। यदि ग्राम सभा के 10% मतदाता या कम से कम 25 सदस्य, जो भी कम हो, मौखिक या लिखित आवेदन करते हैं तो अध्यक्ष को 7 दिनों के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाना अनिवार्य होगा। यदि एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उन सभी पर विचार किया जाएगा। ग्राम सभा नियमित अंतराल पर सम्मेलन आयोजित करने का संकल्प पारित कर सकती है। ऐसे सम्मेलन की तिथि, समय और स्थान ग्राम सभा द्वारा स्थायी रूप से तय किया जा सकता है। स्थायी रूप से तय सम्मेलन के लिए अलग से सूचना देना आवश्यक नहीं होगा। मध्य प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा गठन, सम्मेलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन। नियम 1998 के नियम 6 के अनुसार ग्राम सभा का सम्मेलन समय समय पर आवश्यकता अनुसार आयोजित किया जाएगा। ग्राम सभा के 2 सम्मेलन के बीच अधिकतम 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। धारा 7, ग्राम सभा के सम्मेलन की सूचना देने की प्रक्रिया। ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मेलन की सूचना सम्मेलन से कम 7 दिन पूर्व देनी होगी। आपात स्थिति में लिखित कारणों को दर्ज करते हुए 7 पूर्ण दिनों की सूचना देकर सम्मेलन बुलाया जा सकता है। सम्मेलन मतलब मीटिंग। सूचना प्रसारित करने के 2 मुख्य तरीके होंगे। ग्राम सभा क्षेत्र के सहज दृश्य स्थानों पर सूची के चिपकाकर या फिर ढोल पिटवाकर। ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन। यदि कोई विषय एक से अधिक ग्राम सभाओं से संबंधित हो तो संयुक्त ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाया जा सकता है। संयुक्त ग्राम सभा द्वारा किया गया निर्णय प्रत्येक सहभागी ग्राम सभा का निर्णय माना जाएगा। संयुक्त सम्मेलन का अध्यक्ष एकल ग्राम सभा की तरह सर्वसम्मति या उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित किया जाएगा। संयुक्त सम्मेलन की गढ़पूर्ति तभी मान्य होगी जब प्रत्येक सहभागी ग्राम सभा की गढ़पूर्ति हो। धारा 8, ग्राम सभा द्वारा विनिश्चय, निर्णय लेने की प्रक्रिया। निर्णय लेने की प्राथमिकताएं। यथासंभव सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। यदि सर्वसम्मति संभव नहीं है तो उपस्थित सदस्यों के सामान्य मतैक से निर्णय होगा। सामान्य मतैक का अर्थ सभी सदस्य या तो प्रस्ताव के समर्थन में होंगे या तटस्थ रहेंगे। विवादास्पद मामलों में यदि मतभेद हो तो मामला आगामी ग्राम सभा के सम्मेलन में रखा जाएगा। यदि 2 लगातार सम्मेलनों में भी सर्वसम्मति या सामान्य मतैक्य नहीं बनता है तो उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। मतों की संख्या बराबर होने पर अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा। मतदान विवाद का समाधान। यदि यह विवाद उठता है कि कोई व्यक्ति मतदान का अधिकार रखता है या नहीं तो ग्राम सभा के क्षेत्र की मतदाता सूची में प्रविष्टि के आधार पर ग्राम सभा का अध्यक्ष अंतिम निर्णय देगा और उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। धारा 9, ग्राम सभा के संचालन और अभिलेख संधारण की प्रक्रिया। ग्राम सभा में लिए गए सभी निर्णयों को एक पंजी में दर्ज किया जाएगा। सचिव द्वारा बैठक में ही निर्णयों को पढ़कर सुनाना अनिवार्य होगा। कार्यवाही पंजी पर ग्राम सभा के अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या दर्ज की जाएगी। इच्छुक सदस्य कार्यवाही पंजी में हस्ताक्षर कर सकते हैं। उपस्थिति पंजी अलग से भी रखी जाएगी। ग्राम सभा की कार्यवाही हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में रखी जाएगी। ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण 3 दिनों के भीतर सचिव द्वारा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा की गई सिफारिशों को ग्राम पंचायत कार्यान्वित करेगी या करवाएगी। आवश्यकतानुसार किसी भी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित हो सकते हैं। धारा 10, ग्राम सभा के विनिश्चय पर आपत्ति। कोई भी व्यक्ति या शासकीय विभाग ग्राम सभा के निर्णय से असंतुष्ट होने पर 15 दिनों के भीतर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। ग्राम सभा को 30 दिनों के भीतर अपने सम्मेलन में इस आपत्ति पर पुनर्विचार करना होगा। यदि ग्राम सभा में पुनर्विचार नहीं किया जाता या आवेदक पुनर्विचार से असंतुष्ट रहता है तो वह मध्य प्रदेश पंचायती राज व ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7 ज के तहत अपील कर सकता है। अपील की सुनवाई हेतु समिति का गठन, जिसमें निम्न सदस्य होंगे: जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के संबंधित क्षेत्र के सदस्य, उपखंड अधिकारी। धारा 11, ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए गढ़पूर्ति। सामान्य विषयों के लिए गढ़पूर्ति में क्या होगा? ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए कुल सदस्यों का 1/4 या 100 सदस्य जो भी कम हो आवश्यक होंगे। इसमें 1/3 महिलाएं होना अनिवार्य है। महत्वपूर्ण विषयों के लिए गढ़पूर्ति: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, भूमि वापसी, सामुदायिक संसाधन संबंधी निर्णय के लिए कुल सदस्यों के 50% की उपस्थिति आवश्यक होगी। इसमें भी 1/3 महिलाएं अनिवार्य रूप से शामिल होंगी।
गढ़पूर्ति न होने की स्थिति में समाधान। यदि पहली बैठक में गढ़पूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्ष बैठक को अगली तिथि तक स्थगित करेगा और इसकी सूचना नियमानुसार दी जाएगी। दूसरी स्थगित बैठक में भी गढ़पूर्ति आवश्यक होगी। तीसरी स्थगित बैठक में गढ़पूर्ति की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी, परंतु भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, भूमि वापसी तथा सामुदायिक संसाधन से संबंधित निर्णयों के लिए तीसरी बैठक में भी कम से कम 25% गढ़पूर्ति आवश्यक होगी। धारा 12 ग्राम सभा व ग्राम पंचायतों की शक्तियां व कृत्य। ग्राम सभा की शक्तियां व कृत्य। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को मध्य प्रदेश पंचायत राज व ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7 के अंतर्गत मिली शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। पहला, व्यक्तियों की परंपराओं, रूढ़ियों, सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना, सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण करना, स्थानीय विवादों का समाधान पारंपरिक तरीकों से करना। ग्राम क्षेत्र में स्थित भूमि, जल, वन संसाधनों का परंपरा संवैधानिक उपबंधों के अनुसार प्रबंधन करना। वर्तमान में लागू अन्य प्रासंगिक विधियों का पालन सुनिश्चित करना। अनुसूचित उपयोजनाओं सहित स्थानीय योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन और वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण रखना। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किसी भी विधि के तहत प्रदत्त अतिरिक्त शक्तियां और कर्तव्यों का निर्वहन करना। ग्राम पंचायत की शक्तियां एवं कृत्य। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सामान्य अधीक्षण, नियंत्रण व निर्देशन के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कार्य करेगी। ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले बाजारों एवं मेलों का प्रबंधन करना, राज्य सरकार द्वारा किसी विधि के अंतर्गत प्रदान की गई अन्य शक्तियां और कर्तव्यों का पालन एवं क्रियान्वयन करना। धारा 13 ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की निधियां। पंचायत निधि। मध्य प्रदेश पंचायती राज व ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 68 के अंतर्गत पंचायत निधि का संचालन किया जाएगा। पंचायत की संपत्ति और निधि का उपयोग ग्राम विकास व पंचायत अधिनियम के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। पंचायत निधि को शासकीय कोषालय, डाकघर, सरकारी बैंक या अधिसूचित बैंक की शाखा में रखा जाएगा। राज्य सरकार, अन्य व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पंचायत को दिए गए धन का उपयोग निर्धारित कार्य और उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा। राज्य सरकार इस संबंध में सामान्य या विशेष निर्देश जारी कर सकता है। सरकार और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से पंचायत निधि से धन विड्रॉ किया जाएगा। पंचायत निधि से संबंधित सभी प्राप्तियां व आहरण का विवरण ग्राम सभा के अगले मीटिंग में प्रस्तुत किया जाएगा। पंचायत निधि से धन आहरण हेतु ग्राम पंचायत के बहुमत से पारित संकल्प आवश्यक होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम सम्मेलन में ग्राम पंचायत का बजट ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद ही बजट कार्यान्वित किया जाएगा। प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की पंचायत निधि के आय व्यय का प्रमाणन अनिवार्य होगा। दूसरा पॉइंट, ग्राम सभा निधि। प्रत्येक ग्राम सभा की एक ग्राम सभा निधि होगी। यह निधि मध्य प्रदेश ग्राम सभा ग्राम निधि का संधारण अधिनियम 2005 के नियम 3 के तहत गठित हो। गठित निधि एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त निधियों से मिलकर बनेगी। प्रत्येक ग्राम सभा की ग्राम सभा निधि का बैंक खाता निकटतम बैंक में खोला जाएगा। ग्राम सभा अपने सदस्यों में से 2 सदस्यों का चयन करेगी, जिसमें कम से कम एक महिला होगी। चयनित सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, पंच या उनके परिवार का सदस्य नहीं हो सकता। निधि से आहरण एवं संवितरण हेतु दोनों सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। ग्राम सभा निधि के सभी अभिलेखों को संचालित एवं संधारित करने की जिम्मेदारी सचिव की होगी। निधि के आहरण एवं संवितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता की संयुक्त जिम्मेदारी दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं की होगी। ग्राम सभा निधि से धन आहरित करने के लिए ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव आवश्यक होगा। अध्याय 3 शांति व सुरक्षा। इसमें धारा 14 से लेकर 15 तक वर्णन है। धारा 14 शांति व विवाद निवारण समिति। ग्राम सभा द्वारा 5 से 7 सदस्यों की शांति एवं विवाद निवारण समिति का गठन किया जाएगा। समिति में ग्राम में निवासरत अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कम से कम 1/3 सदस्य महिलाएं होंगी। समिति के गठन की जानकारी ग्राम सभा के सचिव द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन को प्रेषित की जाएगी। समिति पारंपरिक पद्धति से ग्राम के विवादों का निवारण करेगी। यह ग्राम में शांति बनाए रखने के लिए कार्य करेगी।
यदि किसी व्यक्ति को समिति के निर्णय पर असहमति हो तो ग्राम सभा में अपील की जा सकेगी। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड समिति के सचिव द्वारा संधारित किया जाएगा। यदि ग्राम से संबंधित कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है तो शांति व विवाद निवारण समिति को सूचित किया जाएगा। ग्राम सभा के अधिकारों की सीमाएं। ग्राम सभा अपने अधिकारों का प्रयोग निम्नलिखित सीमाओं के अंतर्गत ही करेगी। पहला, ग्राम सभा ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं करेगी जो वर्तमान में प्रचलित किसी भी विधि के विरुद्ध हो। दूसरा, ग्राम सभा ऐसी किसी भी कृत्य का समर्थन नहीं करेगी जो जनजातियों एवं अन्य स्थानीय समुदाय की रूढ़ियों और परंपराओं को क्षति पहुंचाए। ग्राम सभा ऐसी किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं करेगी जो विभिन्न सामाजिक समुदाय के बीच द्वेष या शत्रुता को बढ़ावा दे अथवा सामाजिक सौहार्द व भाईचारे को कम करे। ग्राम सभा किसी भी शासकीय प्राधिकारी की विधि सम्मत गतिविधियों में किसी भी प्रकार का निषेध या बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। अब है चैप्टर नंबर 4 भूमि प्रबंधन। इसमें है धारा 14 ग्राम सभा द्वारा कृषि की योजना। ग्राम सभा किसानों की आर्थिक स्थिति के अनुसार कृषि योजनाएं बनाने में सक्षम होगी। इस योजनाओं में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु सम्मिलित किए जा सकते हैं। मिट्टी कटाव की रोकथाम, फसलों को चराई से बचाने के लिए नियमन, वर्षा जल का संचयन एवं वितरण जिसमें कृषि में इसका उपयोग हो सके, आपसी सहयोग से बीज खाद आदि की व्यवस्था व ज्ञान साझा करना, जैविक खाद उर्वरकों व कीटनाशकों को बढ़ावा देना, ग्राम सभा द्वारा तैयार कृषि योजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग द्वारा किया जाना। धारा 17 भू अभिलेखों का संधारण। पटवारी व बीट गार्ड वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में ग्राम सभा को अद्यतन यानी अपडेटेड राजस्व व वन अभिलेख उपलब्ध कराएंगे। ग्राम सभा द्वारा त्रुटि पाए जाने पर पटवारी 15 दिनों के भीतर सक्षम राजस्व अधिकारी या बीट गार्ड को अनुशंसा भेजेंगे। सक्षम अधिकारी 3 माह के भीतर आवश्यक संशोधन करेगा और ग्राम सभा को सूचित करेगा। किसी भी उपयोग परिवर्तन से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श आवश्यक होगा। भूमि हस्तांतरण, पट्टा, अनुबंध कृषि, बिक्री, गिरवी आदि की स्थिति में ग्राम सभा को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। ग्राम सभा सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजातियों की भूमि गैर जनजातीय व्यक्तियों को अवैध रूप से हस्तांतरित न हो। भूमि अधिग्रहण, सरकारी उपयोग, उत्तराधिकार एवं अन्य विधिक प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा। यदि किसी अनुसूचित जनजाति व्यक्ति की भूमि नीलामी में जाती है तो ग्राम सभा उसे अनुसूचित जनजाति के किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने के लिए पहल करेगी। यदि बिना उत्तराधिकारी या विधिक प्रावधानों के अनुसूचित जनजाति की भूमि गैर अनुसूचित जनजाति को हस्तांतरित होती है तो ग्राम सभा उसे पुनः अनुसूचित जनजाति परिवार को वापस करने की पहल करेगी। यदि ग्राम सभा को लगता है कि अनुसूचित जनजाति की भूमि को गैर अनुसूचित जनजाति को हस्तांतरित करने का प्रयास हो रहा है तो वह इस कार्यवाही को रोकने की पहल कर सकेगी। ग्राम सभा यदि संज्ञान में आता है कि कोई अनुसूचित जनजाति व्यक्ति अपनी भूमि बंधक रखने को मजबूर है तो वह उचित विधिक प्रक्रिया के तहत उसे मुक्त कराने की कार्यवाही करेगी। धारा 18 भूमि अर्जन के पूर्व परामर्श। अधिसूचित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 16 के अनुसार भूमि अधिग्रहण से पहले संबंधित ग्राम सभा की सहमति आवश्यक होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन की प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार चलेगी। जन सुनवाई के दौरान ग्राम सभा से परामर्श लिया जाएगा। ग्राम सभा के सुझावों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समाघात सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का निर्धारण किया जाएगा। धारा 19 पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए जन सुनवाई। ये है राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1615/8 जो भी है के तहत कलेक्टर कार्यालय की भूमि अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का नहीं प्रशासक होंगे। प्रशासक मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 13 के अनुसार पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की योजना तैयार करेगा। सभी प्रभावित ग्राम सभाओं में जन सुनवाई आयोजित की जाएगी जहां भूमि अधिग्रहण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग निवास करते हैं। धारा 20 कपट द्वारा अंतरित आदिम जनजाति की भूमि की वापसी।
यदि ग्राम सभा पाती है कि किसी आदिम जनजाति के भूमि स्वामी की भूमि पर कोई अन्य व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, तो ग्राम सभा उस भूमि को मूल मालिक या उसके विधिक वारिसों को वापस करेगी। यह कार्य मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख 2 के अंतर्गत किया जाएगा। यदि ग्राम सभा कब्जा वापस दिलाने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी एसडीओ को भेजा जा सकता है। उपखंड अधिकारी को निर्देश प्राप्ति की तारीख से 3 महीने के भीतर कब्जा वापस दिलाना होगा। राज्य शासन द्वारा समय समय पर ग्राम सभा द्वारा भेजे गए मामलों की समीक्षा की जाएगी। अध्याय 5 जल संसाधनों एवं लघु जनसंपर्क योजना और प्रबंधन। 21 धारा है जल संसाधन और लघु जल संपर्क की योजना और प्रबंधन। ए है यदि कोई जल संसाधन ग्राम सभा के भीतर है तो उसके उपयोग और प्रबंधन पर ग्राम सभा का निर्णय सभी पंचायत स्तरों के लिए बाध्यकारी होगा। जल संसाधनों में प्रदूषण नियंत्रण का कार्य होगा। अध्याय 6 खान और खनिज गौड़ खनिज। मध्य प्रदेश गौड़ खनिज नियम 1996 के तहत अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में निर्दिष्ट गौड़ खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या उत्खनन पट्टा आवंटन से पहले ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य होगी। अनुसूचित 5 के गौड़ खनिजों के लिए भी इसी प्रकार की प्रक्रिया से पहले ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक होगा। नीलामी द्वारा गौड़ खनिजों के समायोजन के लिए रियायत आवंटन से पहले ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त करना जरूरी है। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में निर्दिष्ट खनिजों के उत्खनन पट्टा में अनुसूचित जनजाति की सहकारी सोसाइटी महिला और पुरुष आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। खनिज विभाग ग्राम सभा को उत्खनन पट्टा आवंटन और नीलामी की जानकारी प्रदान करेगा और गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही का विवरण भी देगा। अध्याय 7 मादक पदार्थ नियंत्रण। धारा 23 है मादक पदार्थों के निषेध एवं विक्रय उपभोग और प्रतिबंधन एवं विनिमय। अनुसूचित क्षेत्रों में मादक पदार्थों का निषेध। यदि राज्य शासन अनुसूचित क्षेत्रों में मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करता है तो ग्राम सभा अपनी स्थानीय सीमा में इसे लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी। यदि कोई व्यक्ति ग्राम सभा द्वारा लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है तो ग्राम सभा अधिकतम 1000 रुपये का आर्थिक दंड लगा सकेगी। शराब भांग के विक्रय का प्रतिषेध एवं विनियमन। यदि विहित अधिकारी ग्राम सभा के क्षेत्र में नवीन देशी या विदेशी शराब की दुकान खोलने का प्रस्ताव भेजता है तो ग्राम सभा को 45 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा। यदि 45 दिनों के भीतर सर्वसम्मति से कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो यह माना जाएगा कि ग्राम सभा ने दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी है और दुकान नहीं खोली जाएगी। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में संचालित शराब भांग दुकान के स्थल परिवर्तन की अनुशंसा कर सकती है, जिस पर राज्य शासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी। ग्राम सभा किसी स्थानीय त्योहार या विशेष अवसर पर शराब भांग की दुकान को संपूर्ण या आंशिक रूप से बंद करने की अनुशंसा कलेक्टर को कर सकेगी। कलेक्टर अपने स्वविवेक से घोषित 4 शुष्क दिवसों के अंतर्गत उस क्षेत्र में दुकान को बंद कर सकेगा। तीसरा पॉइंट अनुसूचित क्षेत्रों में शराब भांग के उपभोग और प्रतिबंध एवं विनिमय। ग्राम सभा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित नियम लागू कर सकती है। ग्राम सभा किसी निर्धारित सार्वजनिक स्थल या परिसर में शराब भांग के उपभोग को प्रतिबंधित कर सकेगी। दूसरा पॉइंट ग्राम सभा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 16 के तहत विहित मादक पदार्थों की व्यक्तिगत अधिपत्य की सीमा को कम कर सकेगी। ग्राम सभा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 61 घ 2 और 3 में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए निर्धारित अधिकतम अधिपत्य सीमा को कम कर सकेगी। अध्याय 8 है और धारा 24 श्रम शक्ति की योजना। ग्राम सभा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी। मास्टर रोल से जुड़े कार्यों के प्रारंभ होने से पहले मास्टर रोल की जानकारी ग्राम सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी। यदि ग्राम सभा अध्यक्ष या सदस्य मास्टर रोल में फर्जी नाम या अन्य त्रुटि पाते हैं तो उसे सुधारने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
गांव के बाहर काम करने वाले श्रमिकों का नियमन। गांव से बाहर काम करने वाले सभी व्यक्ति अपनी कार्य प्रकृति और शर्तों की संपूर्ण जानकारी ग्राम सभा को देंगे। ग्राम सभा इस जानकारी का उचित संधारण करेगी। शांति एवं न्याय समिति को प्रवासी श्रमिकों की किसी भी समस्या की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विभागों से परामर्श कर समस्या समाधान का प्रयास करना होगा। ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि शासन द्वारा श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएं, कानूनी प्रावधान, विधिक सहायता आदि का अधिकतम लाभ श्रमिकों को मिले। कार्यानुसार मजदूरी निर्धारण। नियत मजदूरी दर को गांव में सार्वजनिक स्थान पर एक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। यदि किसी संस्था या निजी व्यक्ति द्वारा अनुबंधित मजदूरी दर बहुत कम तय की जाती है या न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जाता है तो शिकायत मिलने पर शांति एवं न्याय समिति उचित कार्यवाही करेगी। अध्याय 9 गौड़ वनोपज। धारा 25 गौड़ वनोपज का परंपरागत प्रबंधन। अनुसूचित वन क्षेत्रों में शासकीय वनों के सतत एवं परंपरागत प्रबंधन के लिए ग्राम सभा अपने सदस्यों से वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति गठित कर सकती है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं होगा कि वन भूमि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के स्वामित्व में आ गई है। समिति गौड़ वनोपज के प्रबंधन हेतु एक सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार करेगी। ग्राम सभा इस योजना को बनाने के लिए वन विभाग से परामर्श ले सकती है। ग्राम सभा इस योजना के तहत गौड़ वनोपज का संतुलित दोहन, जैव विविधता का संरक्षण और जैविक संसाधनों का संवर्धन सुनिश्चित करेगी। यदि गौड़ वनोपज सीमित मात्रा में उपलब्ध है तो ग्राम सभा पारंपरिक रूप से संग्रहण करने वाले ग्रामीणों के अलावा अन्य लोगों के लिए इसे प्रतिबंधित कर सकती है। ग्राम सभा चक्रीय प्रणाली लागू कर सकती है या आर्थिक रूप से कमजोर एवं भूमिहीन परिवारों को संग्रहण का विशेष अधिकार दे सकती है, परंतु कोई भी निर्णय ऐसा नहीं होगा जो वन अधिकारी धारकों के व्यक्तिगत या सामूहिक अधिकारों को प्रभावित करे। गौड़ वनोपज के निपटान का आशय अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता नियम 2012 के नियम 2(1) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार होगा। धारा 26 गौड़ वनोपज संबंधित अधिकार। पारंपरिक रूप से लघु वनोपज का संग्रहण, स्वामित्व और प्रबंधन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अनुसार होगा। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में स्वयं नियम 25 के तहत गठित समिति या शासन द्वारा नियुक्त किसी एजेंसी समूह के माध्यम से गौड़ वनोपज का संग्रहण और विपणन कर सकती है। एक या अधिक ग्राम सभाएं संयुक्त रूप से वन विभाग के परामर्श से वनोपज की खरीदी और बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य तय कर सकती हैं। ग्राम सभा इस तय मूल्य पर क्रय और निपटान की व्यवस्था वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति के माध्यम से करेगी। तेंदुपत्ते का संग्रहण एवं विपणन मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि ग्राम सभा स्वयं भी तेंदुपत्ते का संग्रहण और विपणन कर सकती है, बशर्ते कि वह संबंधित संग्रहण के पूर्व वर्ष में 15 दिसंबर तक इस आशय का संकल्प पारित कर ग्राम पंचायत के माध्यम से वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी को सूचित करे। धारा 27 ग्राम सभा के कर्तव्य। ग्राम सभा अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 की धारा 3(1) झ और धारा 5 के तहत निभाएगी। दूसरा पॉइंट है ग्राम सभा वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन का कार्य वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति के माध्यम से करेगी। इस उद्देश्य के लिए ग्राम सभा के आवेदन पर शासन के सभी विभाग आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। ग्राम सभा परिवार और सामुदायिक आवश्यकताओं जैसे निस्तार, चराई, जलावन, कृषि उपकरण निर्माण हेतु सूखी एवं मरी हुई लकड़ी, बांस तथा पारंपरिक संस्कारों में लगने वाले पदार्थों को वन से निकालने की व्यवस्था करेगी। प्रत्येक ग्राम सभा या ग्राम सभाओं का समूह वन संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन, पर्यावरण सुधार और स्थानीय रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करेगी। तो है अध्याय 10 बाजारों और तथा मेलों पर नियंत्रण। धारा 28 है बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना।
मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 80 के अनुसार पंचायत अनुसूची 3 में निर्दिष्ट किसी फीस के संग्रहण का कार्य सार्वजनिक नीलामी द्वारा तदनुसार निर्धारित विधि में ठेके पर दे सकती है। दूसरा पॉइंट, बाजारों या मेलों का विनियमन मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 58 के अधीन करते हुए मध्य प्रदेश पंचायत ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर बाजारों तथा मेलों का विनियमन नियम 1994 के अनुसार किया जाएगा। अध्याय 11 साहूकारी। अनुसूचित क्षेत्रों में धन उधार देने पर नियंत्रण। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी स्थान पर साहूकारी का कारोबार मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियमन 1972 के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त कर उक्त विनियमन के अधीन किया जा सकेगा। साहूकारी लाइसेंस जारीकर्ता अधिकारी लाइसेंस की एक प्रति ग्राम पंचायत को भेजेगा और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम सभा को इस जानकारी से अवगत कराया जाएगा। तीसरा है, साहूकार का यह दायित्व होगा कि वह दिए गए ऋण का ग्रामवार विवरण उपखंड अधिकारी को त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करेगा। उपखंड अधिकारी द्वारा यह जानकारी ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को सूचित की जाएगी। चौथा पॉइंट, ग्राम सभा साहूकार के खिलाफ किसी भी व्यक्ति की शिकायत पर विचार करेगी और उपयुक्त पाए जाने पर उपखंड अधिकारी को जांच और कार्रवाई के लिए अनुशंसित करेगी। उपखंड अधिकारी जांच और कार्रवाई के बाद रिपोर्ट 45 दिनों के भीतर ग्राम सभा को सूचित करेगा। अध्याय 12 सामाजिक संस्थाओं और योजनाओं पर नियंत्रण एवं हितग्राहियों का चयन। धारा 30 में है सामाजिक योजनाओं और संस्थाओं पर नियंत्रण की शक्ति। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में संचालित सभी सामाजिक योजनाओं और संस्थाओं जैसे कि स्कूल, छात्रावास, आंगनवाड़ी आदि का समय समय पर निरीक्षण और पुनर्निरीक्षण कर सकती है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं के लिए ग्राम सभा केवल सामयिक निरीक्षण एवं वार्षिक सामाजिक अंकेक्षण कर सकती है। वह है, ग्राम सभा अपने क्षेत्र में संचालित सामाजिक संस्थाओं और योजनाओं के निरीक्षण के लिए समय समय पर तदर्थ समिति बना सकती है। यह समिति निरीक्षण के बाद तय समय में ग्राम सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ग्राम सभा अधिनियम की धारा 7 में उल्लेखित स्थायी समिति के अलावा शासन या कलेक्टर के निर्देशानुसार किसी विशेष कार्य के लिए तदर्थ समिति गठित कर सकती है। समिति में सदस्य संख्या ग्राम सभा या सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। समिति के कार्य संचालन, संरचना और अन्य संबंधित विषयों को सरकार या ग्राम सभा के निर्णय अनुसार तय किया जाएगा। प्रत्येक तदर्थ समिति ग्राम सभा के प्रति जवाबदार होगी। कोई भी पंच अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित तदर्थ समिति का सदस्य बन सकता है। शालाओं, छात्रावास और आश्रमों के निरीक्षण के लिए गठित तदर्थ समिति में पालक, शिक्षक संघ के 2 सदस्य अनिवार्य होंगे। इनमें से 1 सदस्य महिला होना आवश्यक है। जिन हितग्राही मूलक योजनाओं में निर्धारित पात्रता के मापदंड अनुसार हितग्राहियों को चिन्हांकित कर लाभान्वित किया जाना है, उन योजनाओं में चिन्हांकित व लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण त्रैमासिक रूप से ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा तथा यदि कोई पात्र हितग्राही लाभान्वित चिन्हांकित होने से वंचित पाया जाता है तो ग्राम सभा संबंधित को लाभ देने हेतु निर्देशित करेगी। यदि किसी योजना में हितग्राही का चयन किया जाना है तो ऐसी दशा में ग्राम सभा इस संबंध में जारी शासकीय निर्देशों में उल्लेखित मापदंडों के अनुसार वरीयता क्रम में हितग्राही का चयन करने में सक्षम होगी। संबंधित हितग्राही को ग्राम सभा के चयन के बाद ही योजना का लाभ दिया जा सकेगा। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना पर ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। 6 नंबर, ग्राम सभा क्षेत्र में प्रस्तावित योजनाओं के विवरण ग्राम सभा के समक्ष अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कार्यों तथा त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 30(2) के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं। आंगनवाड़ी, उप आंगनवाड़ी केंद्रों में गठित सहयोगिनी मातृ समिति, उप समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के चयन के बाद ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। समिति में कम से कम 50% सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग से होंगे। समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर एसटी वर्ग की महिलाएं नामांकित होंगी। ग्राम सभा सहयोगिनी मातृ समितियों के माध्यम से आंगनवाड़ी और उप आंगनवाड़ी केंद्रों में संचालित सभी योजनाओं का पर्यवेक्षण, निरीक्षण, त्रैमासिक समीक्षा और सामाजिक अंकेक्षण करेंगी।
धारा 30 सबटाइटल 3 के अनुसार ग्राम सभा की सुनिश्चितता। कार्यस्थल पर कार्य की जानकारी स्थानीय भाषा में प्रदर्शित की गई हो। ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य सुचारू रूप से और उचित गुणवत्ता के साथ हो। मजदूरों को उनकी मजदूरी मौखिक रूप से बताई जाए एवं सार्वजनिक स्थल पर प्रदान की जाए। हम आ चुके हैं समाप्ति की ओर अध्याय 13 पर। अध्याय 13 में धारा 21 अधिनियम नियमों में संशोधन। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 की धारा 4 के अनुसार इन नियमों के प्रकाशन में 1 वर्ष के भीतर राज्य सरकार के विभिन्न विभाग आवश्यकता के अनुसार राज्य अधिनियमों, नियमों, आदेशों, निर्देशों और परिपत्रों में संशोधन करेंगे। यदि भारत सरकार के किसी अधिनियम या नियम में संशोधन की आवश्यकता होगी तो संबंधित विभाग महामहिम राज्यपाल को सूचित करेगा। लास्ट सेकंड धारा है ये धारा 32 नियमों की प्रभावशीलता। इन नियमों के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में उन सभी पुराने नियमों को निष्प्रभावी कर दिया जाएगा जो इन नए नियमों के असंगत होंगी। यदि पहले से कोई कार्यवाही या निर्णय इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप है तो उसे मान्य माना जाएगा। अध्याय 14 प्रकीर्ण। इसमें है धारा 33 निर्वाचन व्याख्या। यदि इन नियमों से संबंधित किसी उपबंध की व्याख्या को लेकर कोई विवाद या प्रश्न उठता है तो मामला राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। राज्य सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। तो इस तरह हमने अपना पेसा एक्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्ट के कुछ MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जिससे हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू सो मच।